का बजट है, क्योंकि इसमें छोटे कारोबारियों, एमएसएमईज, नए स्टार्टअप्स, खेती के नए नए तरीके, भारत में ज्यादा उत्पादन और भारत में नई फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों का ऐलान इसमें किया गया है। तीसरी बात, यह बजट भारत के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का भी बजट है, क्योंकि इसमें सरकार ने इनकम टैक्स की छूट 5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दी है। यानी अब नए टैक्स सिस्टम के तहत जिन लोगों की सालाना आमदनी 7 लाख रुपए या उससे कम है, ऐसे लोगों को अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। चौथी बात, यह सबका साथ और सबका विश्वास वाला बजट है, क्योंकि इसमें युवा, महिला, बुजुर्ग, आदिवासी, गरीब और समाज के अति पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। और बड़ी बात यह है कि सरकार ने मुफ्त योजनाओं का ऐलान करने से ज्यादा इस बात पर अपना पूरा फोकस रखा है कि देश के गरीबों को सशक्त कैसे बनाया जाए। यानी ये मुफ्त स्कीम वाला बजट नहीं है, ना तो इसमें किसी के कर्जे माफ किए गए हैं, ना ही इसमें किसी को बड़ी बड़ी सब्सिडीज दी गई हैं, ना ही इसमें कोई मुफ्त का माल बांटा गया है। लेकिन बड़ी बात इस बजट में यह है कि यह बजट देश के तमाम लोगों को इस काबिल बनाना चाहता है कि उन्हें अपना कर्जा माफ कराने की कभी जरूरत ना पड़े और वो इतने काबिल हो जाएं कि वो बहुत खुशी खुशी आराम से अपनी किश्तों को और अपने कर्जे को, अपने लोन को खुद ही चुका पाएं। पांचवी बात यह कि यह मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है और इसमें कोई भी ऐलान चुनावों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, बल्कि इसमें ज्यादातर घोषणाएं देश की ताकत और उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। यह मोदी सरकार का आखिरी वर्ष है चुनाव से पहले और इस कार्यकाल में यह उनका आखिरी पूर्ण बजट है। इसके अलावा इस बजट में कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी लिखी गई हैं, जैसे पिछले 9 वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय दुगुनी से ज्यादा हो चुकी है और यह अब 1,97,000 रुपए है। यानी भारत में औसतन एक व्यक्ति अब सालाना 1,97,000 रुपए कमाता है। लगभग आप समझ लीजिए यह हो गया आपका लगभग 2 लाख रुपए। 9 साल में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है। अब हमारे यहां प्रति व्यक्ति लगभग 2 लाख रुपए सालाना कमाता है। हालांकि बड़े बड़े देशों की तुलना में यह आज भी बहुत कम माना जाएगा, इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले दुगना हो गया है, यह खुशी की बात है। चीन में प्रति व्यक्ति सालाना आय 9,71,000 है, अमेरिका में 58 लाख, ब्रिटेन में 36 लाख, जापान में 35 लाख और रशिया में प्रति व्यक्ति सालाना आय 9.5 लाख रुपए है और हमारे यहां सिर्फ 1,97,000 है। तो आप सोच सकते हैं। दूसरी बात, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो $3.5 ट्रिलियन की है, यानी 286 लाख करोड़ रुपए की हमारी अर्थव्यवस्था है। यह आपको वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारी अर्थव्यवस्था है 286 लाख करोड़ रुपए की। कोई अगर आपसे पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। बजट को समझना है तो पहले आप सरकार की यह बैलेंस शीट देखिए। इस बार सरकार ने कुल मिलाकर 45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो ये एक और नई बात है जिसे आप नोट कर लीजिए। यह बजट है 45 लाख करोड़ रुपए का। अब इसमें अपना योगदान ढूंढ लीजिए, आपका योगदान कहां है इस 45 लाख करोड़ रुपए में। यानी सरकार ने कहा है कि वो वित्त वर्ष 2023 और 24 में कुल 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस हिसाब से देखें तो अगले वित्त वर्ष में भारत का प्रति व्यक्ति सालाना खर्च 32,000 रुपए होगा। आमतौर पर सरकार साल भर में जितना पैसा खर्च करती है उसे ही कुल बजट कहा जाता है, लेकिन बजट में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सरकार की खुद की आमदनी, यानी सरकार की अपनी इनकम का। अनुमान है कि इस साल सरकार की कुल आमदनी 27,20,000 करोड़ रुपए होगी, जबकि उसका कुल खर्च है 45 लाख करोड़ रुपए। यानी सरकार अपनी आमदनी से 17,87,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करेगी और यह उसका घाटा होगा। सरकार की कुल आय को टोटल रिसीट कहते हैं और सरकार अपने खर्च पूरे करने के लिए जो लोन लेती है वो भी उसकी आमदनी का ही हिस्सा होता है। इसलिए इस हिसाब से हमने 27,20,000 करोड़ रुपए जो सरकार की कुल आमदनी आपको बताई वो लोन की राशि को हटाकर है। बड़ी बात यह है कि सरकार को उसकी आमदनी का एक हिस्सा यानी 27 लाख करोड़ रुपए में से लगभग 23 लाख करोड़ रुपए टैक्स के जरिए मिलेगा, जो टैक्स आप भरते हैं, जिसे हम नेट टैक्स रिसीट कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहला पूर्ण बजट
वर्ष 2015 में पेश हुआ था, जो 17,77,000 करोड़ रुपए का था। तो पहला बजट था 17,77,000 का, और आज देखिए मोदी सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट है 45 लाख करोड़ रुपए का। तो 2015 से 2023 में हम कहां से कहां आ गए, 17 लाख से 45 लाख करोड़ पर आ गए हैं। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर सरकार का सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहां हो रहा है। अब यह देखिए कि बजट के हिसाब से टॉप 5 मंत्रालय कौन से हैं, यानी वो 5 मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं जिन पर सरकार सबसे ज्यादा खर्चा करेगी। पहला नंबर है परिवहन मंत्रालय का, जिसे 5,17,000 करोड़ रुपए इस बार मिले हैं, और यह बजट पिछली बार की तुलना में 1,65,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। परिवहन का मतलब हुआ सड़कें, पुल और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सबसे ज्यादा पैसा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने वाली है, इसीलिए परिवहन मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है और पहले के मुकाबले 1,65,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसलिए सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे और यातायात के जो दूसरे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस पर खर्चा होगा। दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय है, जिसे 4,32,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और पिछली बार के मुकाबले इस बार हमारा डिफेंस बजट 47,350 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। तीसरे नंबर पर है रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास, जिसे 2,38,000 करोड़ रुपए इस बार दिए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है, चुनाव से पहले तो वैसे भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे देश की बड़ी जनसंख्या गांव में रहती है, ग्रामीण इलाकों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों के विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और सरकार ने इसे अपने एजेंडे में बहुत ऊपर रखा है, तीसरे नंबर पर रखा है। चौथे नंबर पर है होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय, जिसे 1,34,000 करोड़ रुपए इस बार दिए गए हैं। पांचवें नंबर पर है शिक्षा मंत्रालय, जिसे 1,12,000 करोड़ रुपए इस बजट में से मिलेंगे, और छठे नंबर पर है देश का स्वास्थ्य बजट, जो पिछले साल 86,000 करोड़ रुपए था और इस बार इसे लगभग 89,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल में देखा कोविड के दौरान हमें यह समझ में आया कि किसी भी देश में स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए, अस्पताल की सुविधा सबको मिलनी चाहिए। इसके अलावा रेलवे के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। रेलवे को इस बार 2,40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और यह बजट 2013 और 14 के बजट की तुलना में बहुत ज्यादा है। 2013 और 14 में रेलवे का बजट सिर्फ 63,000 करोड़ रुपए था और सोचिए आज कितना बढ़ चुका है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब से 7 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर लोगों को कोई टैक्स नहीं देना, यानी जिन लोगों की साल भर की आमदनी 7 लाख रुपए या उससे कम है, ऐसे लोगों से सरकार टैक्स नहीं लेगी, लेकिन यह छूट नए टैक्स सिस्टम के तहत दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नया टैक्स सिस्टम क्या है, भाई इसे भी समझाइए। तो इसका मतलब है नया टैक्स स्लैब। फिलहाल देश में 2 तरह के टैक्स स्लैब सिस्टम्स हैं। एक टैक्स स्लैब है जो दशकों से हमारे देश में चला रहा है, पुराने जमाने का, और एक नया टैक्स सिस्टम है जो वर्ष 2020 में लागू हुआ था। अगर आप अब भी नहीं समझे तो और सरल भाषा में आपको समझाते हैं। असल में इसका मतलब यह है कि अब इनकम टैक्स को चुकाने के आपके पास एक नहीं बल्कि 2 विकल्प है। इन दोनों में से एक स्कीम चुन लीजिए। पहला विकल्प है वो पुराना टैक्स सिस्टम, जिसके तहत 2.5 लाख रुपए की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 से 5 लाख रुपए की आय पर 5%, 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 20% और 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगता है। यह पुराना टैक्स सिस्टम अब भी लागू है, जिसके तहत लोग सरकार को टैक्स चुका सकते हैं और टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 6 लाख रुपए है, तो उस व्यक्ति की 2.5 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2.5 से 5 लाख रुपए की आय पर उसे 5% के हिसाब से 12,500 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा और बाकी के 1 लाख रुपए पर उसे 20% के हिसाब से 20,000 रुपए का टैक्स और देना पड़ेगा। यानी इस हिसाब से 6 लाख रुपए की कुल आय पर पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 32,500 रुपए का टैक्स बन गया। हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में यह व्यक्ति चाहे तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट पर सरकार से डिस्काउंट ले सकता है, रिबेट ले सकता है, यानी छूट ले सकता है अगर वो दिखाए कि मैंने कहां कहां इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन नए टैक्स सिस्टम में उसे छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि नए टैक्स सिस्टम में टैक्स की दरें बहुत ही कम है। नए टैक्स सिस्टम में 3 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख रुपए पर भी पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए की आय पर 10%, 9 से 12 लाख की आय पर
प्रतिशत, 12 से 15 लाख की आय पर 20% और 15 लाख से ज्यादा की सालाना आय पर 30% टैक्स होगा। यानी पुराने टैक्स सिस्टम में जहां 5 से 10 लाख की आय पर 20% और 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना होता है, वहीं नए टैक्स सिस्टम में 3 से 6 लाख की आय पर सिर्फ 5% और 6 से 9 लाख रुपए की आय पर 10% टैक्स है। यानी पुराने टैक्स सिस्टम के मुकाबले नए टैक्स सिस्टम में टैक्स की दरें बहुत कम है। और नए टैक्स सिस्टम का बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसके तहत अपनी आय पर सरकार को टैक्स देता है तो उसे 7 लाख रुपए की इनकम पर पूरा रिबेट मिलेगा। यानी 7 लाख रुपए की सालाना आय तक उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब तक यह छूट 5 लाख रुपए की आय पर लागू होती थी, अब नए टैक्स सिस्टम में यह लिमिट 7 लाख रुपए हो गई है। इसके अलावा सरकार ने नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल किया है। अगर किसी व्यक्ति की सालाना तनख्वाह 7.5 लाख रुपए है तो उसकी इनकम पर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू हो जाएगा, जिससे 7.5 लाख रुपए की आय इस डिडक्शन के बाद 7 लाख रुपए मानी जाएगी और ऐसा होते ही वो व्यक्ति 7 लाख रुपए की इनकम टैक्स छूट के दायरे में आ जाएगा। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा नहीं है और उनकी सालाना आय 7.5 लाख रुपए होती है तो उन्हें इस डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। अब सरकार क्या चाहती है? इनकम टैक्स के जरिए जो आप अपना पैसा बचाएंगे, चाहे 15,000 रुपए बचाएं या 15 लाख रुपए बचाएं, सरकार ये जानती है कि जब आप पैसा बचाएंगे तो उस पैसे को आप या तो कहीं बैंक में डालेंगे और या फिर कहीं खर्चा कर देंगे। और सरकार आपसे यही चाहती है कि आप उस बचत को कहीं ना कहीं कुछ और काम में, कुछ और सेवाएं खरीदने में या उसे कुछ और काम करने में, कोई और सामान खरीदने में खर्च कर दें। इसी वर्ग के हैं और इसकी शुरुआत हम युवाओं से करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। पहला, भारत के युवाओं के कौशल के विकास पर जोर दिया जाएगा, यानी स्किल डेवलपमेंट जिसे आप कहते हैं, और इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का विस्तार किया जाएगा। तो युवाओं के लिए पहली बात यह है कि युवाओं का स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा युवा ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, लेकिन क्या युवाओं के पास रोजगार पाने के लिए हुनर है? उनके पास कोई स्किल सेट है? उन्हें कोई ऐसा काम आता है जिससे रोजगार मिल सके, या कुछ भी नहीं आता है? तो इस चीज के लिए एक कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री की बनाई गई है, जिसमें आप अपने स्किल सेट को डेवलप कर सकते हो, जिससे आपको रोजगार मिलेगा। यह युवाओं के लिए है। दूसरा, देश के अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स की स्थापना होगी और इनकी मदद से भारत के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले अवसरों के लिए तैयार कर दिया जाएगा। जो विदेशी बाजार जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनके लिए हमारे युवाओं को ना तो जानकारी है और ना ही उनमें जागरूकता है, उन्हें इसके लिए तैयार किया जाएगा। तीसरा, युवाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत होगी। अब सरकार जो भी आर्थिक सहायता देगी वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। चौथा, एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लाएगी, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पांचवां, युवाओं के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी और ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। इसके जरिए हमारे देश के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, चाहे वो किस देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं। उन्हें एक बड़ी लाइब्रेरी का जो एक बड़ा कंटेंट है उसमें एक्सेस मिलेगा। देश के बड़े शैक्षिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो भारत के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी अभी से तैयार किया जा रहा है। सातवीं बात, जो युवा देश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एनजीओज में काम कर रहे हैं, सरकार उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेगी। बजट में महिलाओं के लिए भी काफी कुछ है। आज सरकार ने देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है, जिसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। इस योजना में महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% का एक निर्धारित ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% का, और ये योजना 2 साल के लिए होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला ने 2 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं तो 2 साल बाद उसे लगभग 31,000 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे और बैंक में जमा उसकी कुल राशि 2,31,000 रुपए हो जाएगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर महिलाएं इनमें से कुछ पैसा निकाल भी सकती हैं और यह योजना अप्रैल 2023 से लागू होगी, यानी इस साल अप्रैल से लागू हो जाएगी। और महिलाओं के लिए वर्ष 2022 में दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की हुई थी, जिसका उद्देश्य था
महिलाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करना और इस बजट में उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही महिलाएं अगर कोई सामान बना रही हैं या कोई व्यवसाय कर रही हैं तो उसके लिए कच्चा माल भी सरकार उन्हें अब उपलब्ध करवाएगी। किसानों के लिए भी इसमें काफी कुछ है बजट में, जैसे कृषि के लिए दी जाने वाली कर्ज की राशि को अब बढ़ा दिया गया है। पिछले बजट में यह राशि 18,50,000 करोड़ थी, अब 20 लाख करोड़ रुपए होगी। यानी इस योजना में सरकार ने किसानों को अलग से 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा इस बजट में एक फंड का ऐलान किया गया है जिसका नाम है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। इस फंड से उन लोगों की मदद होगी जो कृषि के क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स शुरू करना चाहते हैं। तो बड़ी बात यह है कि जो स्टार्टअप्स के बारे में जब आप सोचते हैं तो आप कल्पना करते हैं गुड़गांव या बेंगलुरु जैसी कंपनियां। स्टार्टअप्स के बारे में आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि कोई या तो टेक्नोलॉजी कंपनी होगी या आईटी कंपनी होगी या कोई फूड डिलीवरी कंपनी होगी, इस तरह की कोई कंपनी होगी। लेकिन क्या कृषि में स्टार्टअप्स नहीं हो सकते? तो सरकार किसानों से कह रही है कि आप भी स्टार्टअप्स शुरू कीजिए। तीसरा, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भी नई स्कीम का ऐलान हुआ है और इसका नाम है श्री अन्न योजना। इसके तहत सरकार हमारे देश को मोटे अनाज यानी मिलेट्स का दुनिया भर में एक ग्लोबल हब बनाना चाहती है। चौथा, इस बार किसानों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत होगी और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर कृषि से जुड़ी हर जानकारी किसानों के लिए डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी। इसके अलावा सरकार 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती करने के लिए आर्थिक सहायता देगी और कीटनाशकों का प्रयोग कम करने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे ताकि अब हमारे किसान जो केमिकल्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उन्हें कम डालें। इस बजट में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ रुपए, बागवानी पर 2,200 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। इस देश के उनके ऑफिस में मैं बैठा हूं और आज हम उनसे इस बजट के बारे में बातचीत भी करेंगे और उनका विश्लेषण भी लेंगे कि वो इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनफैक्ट मैं तो आप ही के ऑफिस में बैठा हूं, सो थैंक यू सो मच। आपका स्वागत करते हैं। जी, पुराने जमाने में जब हम कविताओं की व्याख्या करते थे, प्रसंग सहित व्याख्या, तो उसमें होता था कि कवि क्या कहना चाहता है इस कविता के जरिए। ये जो आज का बजट है, अगर मैं उसी भाव में पूछूं कि इस बजट में आखिर कवि क्या कहना चाहता है, यानी मोदी जी क्या कहना चाहते हैं इस बजट के जरिए? मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का आत्मविश्वास उजागर करना चाहते हैं, देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि अब हमारा समय आ गया है। और आपने सुना होगा एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यही समय है, सही समय है। मैं समझता हूं अब देश निकल पड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व ने समझ लिया है कि अब भारत चल पड़ा है, अब इसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये बजट उसकी आधारशिला है। ये बजट विश्व को एक संदेश देता है, बताता है कि 140 करोड़ लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आत्मविश्वास के साथ अब काम कर रहे हैं, कर्तव्य भावना लोगों में कूट कूट के भर गई है और अब देश में अवसरों की कमी नहीं है। अब जो मेहनत करना चाहे, जो काम करना चाहे, उसके लिए बहुत सारे अवसर खुलते जा रहे हैं, आगे भी खुलते रहेंगे। हुनर को तैयार किया जा रहा है, देश के युवा युवतियों को, समाज के हर वर्ग की चिंता बिना भेदभाव के की जा रही है और देश एक ताकतमंद अर्थव्यवस्था तो बनेगा ही, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश को साथ में लेके चलेगा। इससे पहले हम देखते थे कि बजट एक पॉलिटिकल टूल होता था, चुनाव जीतने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। और क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी फुल बजट है, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक चुनावी बजट होगा, इसमें आप बहुत सारे लॉलीपॉप्स देंगे, बहुत सारी मिठाइयाँ, रेवड़ियाँ, ये सब बांटेंगे। तो इसको चुनावी बजट कहना सही होगा? फ्यूचरिस्टिक बजट, मिडिल क्लास का बजट, गरीब का, उद्योगपति का? हाउ विल यू डिफाइन इट? मैंने जैसे बताया, ये 140 करोड़ भारतवासियों का बजट है। चुनावी बजट जैसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। आप गहराई से देखें तो इसमें उस प्रकार के हैंडआउट्स वगैरह का तो कुछ जिक्र भी नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं, एंड आई सेड विद ग्रेट प्राइड, 2014 के चुनाव के बाद और 2019 के चुनाव के बाद, दोनों वक्त चुनाव के तुरंत बाद जब हम सबके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते थे तो उनका पहला डायरेक्शन रहता था कि अब चुनाव खत्म हो गया, अब हमें सिर्फ काम करना है और कोई निर्णय चुनाव के दृष्टिकोण को रखते हुए नहीं लेना है। देश हित को ही प्राथमिकता देनी है,
देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के मध्यम वर्ग के लिए, देश के लिए महिलाओं के लिए, समाज के हर वर्ग को बिना भेदभाव के हम कैसे लाभ पहुंचा पाए, ये हमारा निरंतर प्रयास है। इलेक्ट्रिक वाहन, खिलौने, कैमरे के लेंस और बायोगैस से जुड़ी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी, जबकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोना, चांदी और हीरा महंगा हो जाएगा। इसके अलावा सिगरेट पर 16% नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए सिगरेट भी अब महंगी हो जाएंगी, उनकी कीमतें 16% महंगी हो जाएंगी। तो हम तो आपसे ये कहेंगे कि सिगरेट पीनी ही क्यों है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपको इसके बावजूद अगर धूम्रपान करना भी है तो अब आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी सेहत से भी जाएंगे और जेब से भी। रसोई में इस्तेमाल होने वाली चिमनी और रबर से बने उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि इन पर भी आयात शुल्क अब बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इस बजट में सरकार ने ग्रीन एनर्जी पर बहुत ज्यादा फोकस रखा है और सरकार चाहती है कि हर सेक्टर में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल हो। अब बाजारों में ऐसी गाड़ियां आएंगी जो हाइड्रोजन गैस से चलती हों और जिससे वातावरण को नुकसान ना पहुंचे, पर्यावरण साफ रहे। यानी भविष्य में गाड़ियों का बाजार पूरी तरह से बदलने वाला है और भविष्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हाइड्रोजन गैस से चलने वाली गाड़ियों की मांग और ज्यादा बढ़ेगी और इससे पेट्रोल और डीजल पर भारत की निर्भरता घटेगी। फिलहाल आप देखते हैं हर जगह लोग सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करते रहते हैं। आप लेकिन सोचिए, एक समय ऐसा आने वाला है जब आपका पेट्रोल और डीजल से कोई लेना देना रहेगा ही नहीं। आप उनके दामों के बारे में पूछेंगे ही नहीं, आपका पेट्रोल पंप जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ना तो पेट्रोल की गाड़ी होगी ना डीजल की होगी, आपके पास होगी इलेक्ट्रिक कार या फिर वो हाइड्रोजन गैस से चलने वाली कार होगी।